तो शुरू करते हैं हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ये सेशन। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हम शुरू कर चुके हैं, धारा 9 तक करीब करीब हम पहुंच चुके थे कल, और अब हमको धारा 10 सेक्शन 10 से आगे बढ़ना है। प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले हैं, मतलब जिन्होंने कोई अपराध गलती से जानबूझकर लापरवाही में, गुस्से में, बचपने में कर दिया है, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार न्यायालय या बोर्ड द्वारा किया जाएगा, वो प्रक्रिया, वो सिस्टम पूरा यहाँ पर बताया जाएगा। इसके ठीक पहले 8 धाराएं थी, उसमें से धारा 2 यानी परिभाषा यानी डेफिनेशन की धारा हमने नहीं पढ़ी है। इतना हमने सभी धाराएं पढ़ी है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हालांकि 2015 के नाम से उसका एक्ट नंबर 2 है, और जो उसका इन्फोर्समेंट है वो 15 जनवरी 2026 है, और कमेंसमेंट ये था उसका, और एक्सटेंड उसका होल ऑफ इंडिया है। और धारा 3 के अंदर वो तमाम 16 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि किन प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पूरे सिस्टम को ध्यान रखना है। 16 प्रिंसिपल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होंगे। रिवाइज कर लेते हैं एक बार, मुझे भी कितना याद है देख लेते हैं। पहला यानी I से 1 से आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। दूसरे में डिग्निटी और राइट की बात करता है। तीसरे में चाइल्ड के ओपिनियन की बात करता है। चौथे में बेस्ट डिसीजन की बात करता है। 5वें में फैमिली की बात करता है। 6ठे में सेफ्टी की बात करता है। 7वें में सकारात्मक स्टेप की बात करता है। 8वें में प्रोहिबिट की बात करता है। 9वें में नो वेवर ऑफ राइट की बात करता है। 10वें में नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 11वें में कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करता है। 12वें में आपको उसको जेल में नहीं भेजना है, बाहर ही रखना है, मतलब होम्स वगैरह में आपको उसको रखना है। 13 में तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा सोशल इकोनॉमिक वेलबींग, उनका ध्यान रखते हुए उसको जल्द से जल्द अपने माँ बाप के पास पहुंचाना है। 14 के अंदर भैया फॉर्मेलिटी करना है, सेक्शन 14 वाली वही है क्या, 15 के अंदर है पंचों से आपको रखना है भैया दूर, और 16वें के अंदर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, नैसर्गिक सिद्धांत वाली बात है। ये लगभग 16 है, और मेरे को डाउट हुआ है 14 में नहीं, सॉरी फ्रेश स्टार्ट है 14 में, सॉरी माय मिस्टेक। फ्रेश स्टार्ट का कॉन्सेप्ट है भैया आपके उसमें, है ना, फ्रेश स्टार्ट आपको वहां पर बेसिकली करना है। चलिए ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 4 में उसने बताया था कि बोर्ड में क्या होगा भैया, प्रिंसिपल होंगे मजिस्ट्रेट 3 साल के अनुभव वाले, 2 7 साल के अनुभव वाले, है ना, या कोई उस साइकोलॉजी में, साइकेट्रिस्ट में शिक्षा वाले, 2 सोशल वर्कर, 2 समाज सेवी रहेंगे। 3 लोगों को मिलाकर भैया हमारा बोर्ड बनने वाला है। धारा 4 सेक्शन 4 में उनके क्वालिफिकेशन की बात बोल रखी है, उनका रिमूवल, उनका टर्मिनेशन कैसे होगा, कौन लोग वहां पर डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, तो तमाम बातें उस धारा में। 5वां बोलता है कि अगर प्रक्रिया के दौरान बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्रक्रिया को छोटा ही रखा जाएगा। प्रक्रिया के दौरान अगर बच्चे की उम्र 18 क्रॉस कर जाती है तो प्रक्रिया भैया छोटे के रूप में ही की जाएगी। अगली धारा 6, उसके अंदर ये बताया गया है कि मान लो किसी बच्चे को पकड़ा बाद में गया, लेकिन उसने अपराध 18 से कम की उम्र में किया था। फॉर एग्जांपल 25 साल में कोई व्यक्ति पकड़ाया जाए और अपराध जो उसके ऊपर एलिगेशन है वो 5-7 साल पुराना है, यानी जब वो 18 से कम था, अपराध उसने तब किया था, तो कार्रवाई भैया उसके ऊपर इस एक्ट के तहत की जाएगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप पकड़ाते कब हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि किस उम्र में आपने उस अपराध को किया था। और अगर आप ने अपराध को 18 से कम में किया था तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के इस अधिनियम का लाभ पूर्ण रूप से आपको दिया जाएगा। इस बात का डिक्लेरेशन धारा 6 करती है, और धारा 7 करती है कि प्रक्रिया क्या होगी भैया, है ना। प्रक्रिया ये होगी कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होगी, है ना। इंडिविजुअल भी बैठ सकता है, लेकिन डिसीजन के वक्त कम से कम 2 लोग होना चाहिए, और उनमें से एक मिनिमम प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। बीच की सारी कार्रवाई एक व्यक्ति के माध्यम से हो सकती है। फाइनल कार्रवाई में 2 लोग मिनिमम चाहिए, उनमें से एक व्यक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पर भैया मौजूद होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के मामले में वैसे तो जो होगा मेजोरिटी, और अगर इक्वल है तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जो भी होगा ओपिनियन वो प्रिवेल करेगा, है ना। 2 सोशल वर्कर कुछ भी कहे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का अगर कभी भैया अगर मेजोरिटी नहीं है तो, अदरवाइज मेजोरिटी के वहां पर चलने वाली है, ठीक है। और इसका जो पहला सिद्धांत है 7वें का कि चाइल्ड फ्रेंडली वेन्यू और सारी चीजें वहां पर भैया एनवायरनमेंट बना रहेगा। सेक्शन 8 में
पावर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब इसके अंदर भी कहाँ तक भैया पॉइंट थे कल जो अपन ने पढ़े थे, याद करते, एन तक के सारे पॉइंट यहाँ पर भी हमने करे थे कि क्या पावर है, क्या फंक्शन है, क्या उनकी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, कोशिश कर लेता हूँ मैं आप दोस्तों के साथ। पहले ए वाले में इंफॉर्मेशन देना भी आपको ज़रूरी है, माता पिता को, गार्जियन को सूचित इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहाँ पर रखना है। बी वाले में उसके राइट्स के अधिकारों की बात है कि आपको उसके तमाम अधिकारों की सुरक्षा करना है। सी वाले में उसको लीगल एड की व्यवस्था करवाना है। डी वाले में दुभाषी की आपको व्यवस्था करवाना है। ई वाले में इंक्वायरी करके आपको सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देनी है। एफ वाले के अंदर फॉर्मलिटी वो सेक्शन 14, जहां मैं वहां हुआ था कंफ्यूज, वो यहां पर है कि फॉर्मलिटी सेक्शन 14 के तहत सारी वहां पर की जाएगी। जी से उसको दूसरे होम यानी सेफ्टी वाले का फायदा भी मिलेगा, है ना। चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन वाले का लाभ भी उसको वहां पर भैया मिलेगा। किसमें? जी में। एच में हैप्पी एंडिंग है भैया, उसका प्लान इंडिविजुअल प्लान बना के प्रॉपरली उसको भी वहां से भेजा जाएगा। ABCDEFGHI। आई में तो भैया फिट पर्सन होना चाहिए, है ना। आई जो बोलता है कि मैं भैया जवाबदारी लूंगा, वो आई व्यक्ति, वो फिट पर्सन वहां पर होना चाहिए। आई के बाद जे है, जे में जाकर देखना, आपको जेलों में जाकर देखना है कि वहाँ बच्चों की क्या स्थिति है। इंस्टीट्यूशंस में आपको होम में जाकर देखना है कि उनकी क्या व्यवस्था है, ठीक ठाक व्यवस्था उनकी चल भी रही है या नहीं। उसके बाद के में कायमी, एल में लॉज करना है, ऊपर वाले में कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चे की बात है, नीचे वाले में नीड केयर एंड प्रोटेक्शन वाली बात है। उसके बाद आपका है एम में मेल, जेल में आपको बोला था कि आपको जेलों में जाकर देखना है कि कहीं वहाँ कोई जुवेनाइल तो नहीं फंसा हुआ है, और अगर फंसा हुआ है, वहाँ गलती से वहाँ पहुँच गया है, तो उसको फटाफट इमीडिएटली उसको जो इंस्टीट्यूशन से, जो होम में, प्लेस ऑफ सेफ्टी में, उसको भी आपको पहुँचाना है। तो ये, और एन में है जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं किए, एन में नहीं दिए, लेकिन जो बाद में रूल्स के माध्यम से दिए जाएंगे, उन सब का भी आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। धारा 9 कहती है कि अगर कोई बच्चा ऐसे मजिस्ट्रेट के पास चला जाए, है ना, जो जेजेबी बोर्ड नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि यार इस बच्चे को तो जेजेबी के सामने जाना चाहिए, तो वो उसको भेज देगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है उसके उम्र को लेकर कि वो 18 से कम है या नहीं, क्योंकि अगर वो 18 से कम होगा तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का यह एक्ट धारा उसके ऊपर लागू होगी, हर धारा। और अगर वो नहीं होगा तो उसके ऊपर बेसिक जो ट्रायल चलता है BNS के तहत, वो पूरी तरीके से उसके ऊपर चलेगा, एडल्ट मानकर, जहां पर उसको अधिक से अधिक सजा भी नापी जा सकती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अगर आपकी ट्रायल चलती है तो आपकी सजा अधिक से अधिक 3 साल होगी। 3 साल से ऊपर आपको सजा किसी भी हाल में, किसी भी हाल सूरत में नहीं दी जा सकती है। 3 साल से ऊपर सजा देने के लिए या तो आपको रेगुलर कोर्ट भेजना पड़ेगा या आपको चिल्ड्रंस कोर्ट भेजना पड़ेगा। 16 से 18 का जो भी होगा ट्रायल, वो चिल्ड्रंस कोर्ट में होगा, ठीक है। तो ये अपना छोटा सा रिवीजन था। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। कोशिश करना कि एक दिन पहले चीज़ों को पढ़ के आओ, कोशिश करना कि मेरे साथ रिविजन करो, और कोशिश करना कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, अपना स्टेमिना बढ़ाओ। हम अभी तो कम ही पढ़ रहे हैं, सैटरडे संडे कुछ ही दिनों में हम फुल फ्लैश मोड में आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ पर पढ़ना है। 32 कानून हमको पढ़ना है, न केवल हमको पढ़ना है, हमको याद करना है। मेरी जवाबदारी रिवीजन कराने की भी है। मैं आने के बाद एक तो लेट, और ऊपर से भैया मैंने पूरा रिवीजन कराया है, जो बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आगे आगे पाठ और पीछे सपाट कर गए तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हमने इसको यहाँ पर याद करते हुए चले तो इसको फिर 10 अक्टूबर की टेंशन नहीं होगी। हमारा जो टिक करा हुआ है कि हमने पढ़ लिया, तो हमको पढ़ने पर टिक नहीं करना है, हमको याद है कि नहीं इस पे टिक करना है, वरना टिक करना ही मत, वरना बोलना ही मत कि हमारे 32 में से 12 हो गए। कहाँ हो गए? हो गए का मतलब है कि परीक्षा की दृष्टि से हो गए। तो इस बात को आपको भैया वहां पर ध्यान रखना है। चलिए, मैं कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट है क्या, हेवी कमेंट? हाँ सर आता है, गुड मॉर्निंग। 34 बच्चे हो गए सर, 1 नंबर 2000 सिला दिखता है। ठीक है, है ना। हाँ चलिए, ज्योति, हेमंत, प्रकृति, रानू, ममता, गोपाल, ऋषि, लॉरेंस, वर्षा, चांदनी, दीपिका, प्रिया, दिलीप, नीलम, रजत, भागचंद्र, निम्मी, मनमोहिनी, दुर्गा, अर्पित, राजेश्वरी, बुलबुल, अनुराधा, डिम्पल, विशाखा, अटल, दिनेश, आयुष, श्रुति मैम, दीपक, अभिषेक, पल्लवी, शिवम, अर्पिता। देखो, आप में से मेरे उम्र के बराबर या मुझसे बड़े, है ना। मैं सर मैम अगर लगाने में भूल चूक हो जाती है, भैया दीदी बोलने में भूल चूक हो जाती है, क्योंकि जानकारी में नहीं है। 94 आई एम। तो अगर कोई मुझसे बड़ा हो तो मुझे बोल सकता है कि सर हमको सर मैम के साथ संबोधित किया जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप एडवोकेट है, आप अपने आप में आप एक पर्सनैलिटी है, आप ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। जिनका मुझे विशेष रूप से ध्यान है तो उनका मैं ध्यान रखता हूं। खैर, आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 10 से। और
चलो एक बार बता दो 9 तक क्लियर है सब, है ना? फटाफट इंश्योर कर दीजिए कि आपको 9 तक सारी बातें भैया क्लियर है। तो अपन अब सेक्शन 10 से प्रक्रिया को भैया शुरू यहाँ पर करेंगे। पूरे जोश पूरी ऊर्जा के साथ हमको यहाँ पर भैया क्लासेस लेना है। जिस तरीके से मैंने रिवीजन करा है, इस तरीके से अगर आपने रोज रिवीजन कर लिया सुबह उठ के बिस्तर में, तो भैया मजा आ जाएगा। मतलब आपको रोज रिवाइज करना है, जिस प्रकार से मैं रिवाइज कर रहा हूं ना, इसी प्रकार से आपको भी उसका रिवीजन भैया करना है, जो कि बहुत जरूरी है। सेक्शन 10 पर आइए हम आ जाते हैं। सेक्शन 10, एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड जिसके ऊपर एलिगेशन है इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी जब भी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ शब्द सुनो, इसका मतलब कि वो बच्चे को यहां पर अपराधी न कहकर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ उसको संबोधित किया जा रहा है, और गिरफ्तारी के मामले में सारी चीजें वहां पर बता रखी है। चाइल्ड जिसको पकड़ा गया पुलिस के द्वारा अंडर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर एंड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर बोर्ड विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग ट्रेवल। तो जिस प्रकार से सामान्य आरोपियों को 24 घंटे के भीतर भीतर, जो धारा 58 कहती है भैया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट पेश करना है, वैसी ही कुछ बात और वैसी कुछ झलकियां आपको नजर आएगी धारा 10 में, जहां पर बच्चे के लिए वही बात बोल रखी है कि अगर आप किसी बच्चे की गिरफ्तारी, अच्छा बच्चे की गिरफ्तारी के लिए भी क्या बोल रखा है, चाइल्ड को जब अप्रीहेंड किया जाता है, shall be placed, such child shall be placed under the charge of special juvenile police unit और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो गिरफ्तार बच्चे की कोई भी करे, उस बच्चे को गिरफ्तार करके आपको उसको सबसे पहले सुपुर्द इन विशेष पुलिस वालों को करना है, और ये विशेष पुलिस वाले फिर भैया तुरंत से तुरंत आपको मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के भीतर वहां पर आपको पेश वो करेंगे विद इन पीरियड 24 आवर्स। जर्नी का टाइम भी वहां पर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो बातें महत्वपूर्ण है। एक बात है एप्रीहेंडेड टू बी प्लेस्ड अंडर, मतलब आपको किसके पास भेजना है भैया, पुलिस द्वारा गिरफ्तार बालक को विशेष किशोर पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी के संरक्षण में रखा जाए। मतलब गिरफ्तार करने के बाद उसको ये पुलिस की जेल के अंदर, यहां मानी इन लोगों के संरक्षण में उसको रखा जाएगा, और इनको पूरी गाइडलाइन बता दी कि आपको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। मतलब आप उस बच्चे को कोई भी पकड़े, लेकिन उस बच्चे के साथ जो भी व्यवहार किया जाएगा गिरफ्तारी के बाद, वो व्यवहार हर कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता है। हमने यहाँ पर दो प्रकार के नाम बताए, वेलफेयर ऑफिसर और जो स्पेशल पुलिस जुवेनाइल यूनिट है, इन दो लोगों के संरक्षण में ही वो रहेगा। इनकी बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि बाल और किशोर युवाओं के साथ, अपराधियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाए। मैं बार बार अपराधी बोलता हूं आपको समझाने के लिए, अपराधी शब्द का इस्तेमाल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत करना अपने आप में एक अपराध है जिसकी कोई सजा नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। चाइल्ड शैल नॉट बी प्लेस्ड इन पुलिस लॉकअप और जेल, जो बात मैंने बोली वो बाकायदा लिखी भी है ना। हालांकि मैंने भी मन से तो बोली नहीं होगी, है ना, पहले का पढ़ा जहन में रहा होगा, लेकिन इस कानून को जब आप पढ़ते हो तो कुछ बातें आपको नजर आने लगती है ना। कि जैसे मान लो अगर ऐसा कोई कानून बना हो कि बड़ों को समोसा कचौरी खिलाया जाएगा, तो नन्हे मुन्ने बच्चों को सैंपल संतरा खिलाया जाएगा, अपने आप ऐसा कानून बन जाता। मतलब इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भैया रखा जाएगा, ये इस पूरे एक्ट का उद्देश्य है। तो मान लो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कोई सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए, तो भैया आपको चारों में से देखना है कि सबसे सॉफ्टली किस तरीके से उसको टच किया गया है, उस बच्चे की फीलिंग्स को, उसकी आत्मा को, है ना, किस तरीके से टच करना, मतलब कि उसको परेशानी ना हो, उसको दुख ना हो, उसको कष्ट ना हो, उसके साथ बुरा बर्ताव ना हो। तो कौन सा सबसे सॉफ्ट मैनर है, आप उसके तहत भी चयन कर सकते हैं। पर मान लो चारों सॉफ्ट हो तो फंस जाओगे बहुत बुरे, और इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। चलो, स्टेट गवर्नमेंट भैया बनाएगा नियम, क्या भैया, फॉर पर्सन्स रजिस्टर्ड वॉलंटरली एनजीओ के लिए टू प्रोड्यूस, कि वो भी भैया बच्चे को पेश कर सकते हैं फॉर सेंडिंग चाइल्ड टू ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी। इन चीजों का नियम, मतलब रूल बनाने की बात बोलिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा, प्रोवाइड फॉर पर्सन्स थ्रू होम एनी चाइल्ड एलिस्ट। ठीक है, हम न केवल ये पुलिस वाले, अभी तो हम संस्थाएं भी तैयार कर रहे हैं, रजिस्टर्ड वॉलंटरली और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं भी चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा और वो खुद बच्चे को वहां पर भैया पेश करे, प्रोड्यूस करे,
इन संस्थाओं का काम क्या, इन संस्थाओं का काम इन युवाओं के भविष्य को बर्बाद न होने देना है। इसलिए आगे चलकर ये आपकी मदद करेंगे कि अगर मान लो शहर में किसी बच्चे ने अपराध किया है तो हमारे सुपुर्द कर दो, हम उसको बोर्ड के सामने पेश वेश कर कुरा देंगे। मतलब तुम पुलिस वाले कहाँ रखोगे, तो हमारे पास जगह है, एक काम करो पुलिस वालों हमारे लाके रख दो, हम इनको कल पेश कर देंगे। हालांकि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो भरोसे के होना चाहिए, वो बाकायदा विश्वसनीय है ना, रिलायबल ट्रस्टवर्दी वो होना चाहिए। डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा तो यही सब बनाएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर द मैनर, ठीक है, मैनर किस तरीके से भैया, चाइल्ड जो कॉन्फिडेंट लॉ में उसको ऑब्जर्वेशन होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजना है, तो इसके भी नियम बनाए जाएंगे कि जो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में उसको कहां पर भेजा जाए। उसको आप तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं भेज सकते, उसको आपको कोई उसको सुधार गृह के रूप में किसी जगह पर भेजना है। हम उसका नाम या तो इंस्टीट्यूशन कहते हैं, प्लेस ऑफ सेफ्टी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं। तो किसी ठीक ठाक जगह जहाँ पर ठीक ठाक लोग होंगे उसके साथ ठीक ठाक व्यवहार किया जाएगा, पढ़ने को किताबें और देखने को आसमान दिया जाएगा, है ना। मैं ज़्यादा कवि हो रहा था, है ना, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मतलब आपका ध्यान टूटे नहीं, है ना। बड़ा मुश्किल होता है एक ऑनलाइन टीचर को दीवारों को पढ़ाना, है ना। ठीक है, चलिए धारा 10 कोई दिक्कत तो नहीं है ना। धारा 10 में इतना ही बस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भैया कि अप्रीहेंशन, उस बच्चे की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के उसके बाद कहां उसको रखा जाएगा, दोनों ही बातें, कहां रखा जाएगा इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। और किस तरीके से गिरफ्तारी करना है, इसके 2 लोग, ये ऑफिसर और वो स्पेशल पुलिस यूनिट और एनजीओ वगैरह भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर वो हमारी कोई सहायता यहाँ पर करना चाहते हैं। एनजीओ पैसे कमाने की बढ़िया स्कीम है, मैं इनका नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपन। देखो जीके भी आता है, जीएस भी आता है ना, आपको सब पता होना चाहिए, है ना। मासूम होना इस दुनिया में गुनाह है। अच्छा धारा 11 पे आ जाइए। रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इज प्लेस्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, उस व्यक्ति का क्या रोल होगा जिस व्यक्ति के चार्ज के अंडर उस बच्चे को वहां पर दिया गया है, ठीक है। पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इज प्लेस्ड शैल बी रिस्पॉन्सिबल, वाह क्या बात है, लाइक अ पेरेंट फॉर मेंटेनेंस, क्या बात है। जिस तरीके से माता पिता जवाबदार है आपके मेंटेनेंस के लिए, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के संरक्षण में जिस जगह उस मासूम को रखा जाएगा, जिन हाथों के तहत, उन हाथों को भी अपने हाथों को माँ बाप की तरह, साय की तरह और आशीर्वाद की तरह भैया उनको रखना है, ठीक है। तो लाइक अ पेरेंट, देखो आप कितनी अच्छी बात है। मतलब एक क्या होता है, एक होता है कि आपको बच्चे की देखरेख कैसे करनी है, तो इसके 50 प्रिंसिपल बनाए जाते हैं और एक तरफ लिख दो कि माँ बाप की तरफ बात ही खत्म हो जाती है। बेलर बेली पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पर भी यही बोल रखा है कि जो बेली है उसको सामने वाले के सामान का इतना अच्छा ध्यान रखना है जैसे उसका खुद का सामान हो। मतलब ये लॉ कितनी जल्दी छुटकारा पाता है, एक लाइन बोल दी पेरेंट की तरह। अब इस दुनिया में खतरनाक पेरेंट इनको कौन बताए, है ना। मारा कुटी पे उतर आते हैं हमारे यहाँ तो, है ना। खैर फिर भी माता पिता जैसी उसको रखना है, फिर भी मारा कुटी नहीं करना है, कोई इस मुगालते में ना रहे कि इनको सूता साथी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, प्रेम प्यार से डांट फटकार सकते हो, बहुत से बहुत। मारा कुटी कर दी तो तुम भी आ जाओगे अंदर, जेल के अंदर, है ना। मासूम को किया प्रताड़ित, तुम्हारा एनजीओ हो गया डिरजिस्टर, है ना, ठीक है। चाइल्ड रिमेन्स विद सच पर्सन फॉर पीरियड, जितना समय भैया बोर्ड बताएगा उतने समय वो रहेगा उस व्यक्ति के पास। इवन इफ क्लेम्ड बाय पेरेंट्स अदर्स अनलेस बोर्ड फाइंड्स देम फिट टू टेक इंचार्ज, यानी मतलब माता पिता को उनकी जगह, मतलब उनको भी हटाया जा सकता है। क्या बोल रहा है भैया वो, एनी पर्सन इन चार्ज इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शाल बी, जब तक वो आदेश फोर्स में, जिस व्यक्ति के पास वो जवाबदारी होगी माता पिता की तरफ ही उसको पूरा ध्यान वहां पर रखना है। चाइल्ड कंटिन्यू करेगा भैया जब तक कि बोर्ड बोले कि भैया इस बच्चे को भैया बाकायदा रखा जाए, चाहे उस बच्चे का क्लेम उसके माता पिता के द्वारा किया जाए या किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाए, जब तक कि बोर्ड ना बोल दे तब तक कि माता पिता के पास भी नहीं जाएगा। मतलब कितनी बड़ी बात बोली है कि यहां पर उस बच्चे को इस व्यक्ति के पास रखा जाएगा और तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो बोर्ड ना बोल दे। इवन इफ क्लेम बाय पेरेंट्स अदर्स, माता पिता भी क्लेम करे तो उनको भी नहीं देना है, अनलेस बोर्ड फाइंड्स देम फिट टू टेक चार्ज। अगर हाँ पेरेंट्स को अगर फिट मानते हैं, पेरेंट्स को अगर माता पिता को अगर योग्य माना गया तो भैया आप दे दोगे, वरना नहीं देना है। ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ माता पिता अपने वाली पे आ गए ना तो उसको घायल ही करके छोड़ेंगे। तो बेहतर है कि उससे गलती हो गई, उससे अपराध हो गया है और इस देश के में माँ बापों को पेरेंटिंग नहीं आती है। बहुत सारे माता पिता अपनी जिद की वजह से अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते और इसीलिए मैं इस लाइन के साथ हूं कि माता पिता को भी देना है या नहीं देना है सोचा जाएगा।
इस देश में लोग स्वाभिमान पर आ जाते हैं तो बच्चों का कत्लेआम भी कर देते हैं, बच्चों का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं जीते जी, है ना। उन्हें जहन से, दिल से और घर से, जमीन जायदाद से निकाल दिया जाता है। तो एक बच्चे से जब अपराध हो जाता है, घर वाले मार रहे होते हैं, मोहल्ले वाले बचा रहे होते हैं, ये स्थिति होती है कि वो घर वाले तो कूट रहे, मोहल्ले वाले आके बचा रहे कि मत मारो, मर जाएगा वो। दिस इज नॉट अ पेरेंटिंग। अगर गलती हो जाती है तो आपका, जब तक वो 18 का है तब तक तो आपके पास ठीक ठाक तरीके से भी आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में आपसे सवाल आ जाए कि पेरेंट मांगे तो क्या उनको देना मैंडेटरी है, तो आप सब भोले भाले मासूम बच्चे क्या करोगे, और माता पिता को तो देना बहुत, मतलब ऑब्जेक्टिव में लिखाओगे कि वेरी इमोशनल क्वेश्चन सर, वेरी इमोशनल, वी लाइक इट। अरे नहीं करना है भैया ऐसा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपके दिमाग में, आपके जहन में बात डाल रहा हूं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपके माँ बाप से भी ज्यादा अच्छा ध्यान रखने की बात यहां बोल रहा है ना। घूम फिराना कभी किसी इंस्टीट्यूशन हो, शायद आपको सच का पता चल जाए, बट जो किताबों के पन्नों में लिखा हुआ है आगे भी आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, क्या स्वर्ग जैसी जिंदगी इन नन्हे मुन्ने अपराधियों को दी जा रही है। खैर, अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ भी आई होगी और आपको चीजें याद भी रह रही होगी। बस मेरी एक गलती है कि मैं चुप नहीं होता हूं, मैं लगातार बोलता हूं, मैं लगातार क्लास लेता रहता हूं, है ना। तो अच्छी बात भी है, मैं ज्यादा बात बताता हूं, है ना, मतलब घुमा घुमा के। हाँ, बेल टू अ पर्सन इज अपेरेंटली अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड। अपेरेंटली अ चाइल्ड मतलब चाइल्ड जैसा दिखना, चाइल्ड जैसा वो लगना वहां पर चाहिए, ही मस्ट बी अपेरेंट लाइक अ चाइल्ड, है ना। इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब एक व्यक्ति है जो बच्चे की तरह दिख रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब उससे कोई अपराध हो गया है। अब ऐसी स्थिति में चूंकि उसका चेहरा बता रहा है कि वो शायद मासूम है, मासूम का मतलब 18 से कम का वो चाइल्ड है, तो ऐसे के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, 12 में उसकी बात यहां पर बोल रखी है। आप सभी का स्वागत है धारा 12 में। और बेल किस तरीके से भी देना है, हो अपेरेंटली अ चाइल्ड, चाइल्ड एप्रिहेंडेड जिसको पकड़ा गया या जिसको प्रोड्यूस किया गया, पकड़ने के बाद बोर्ड के सामने उसको भी बेल पर छोड़ दिया जाएगा, और प्लेस अंडर सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और फिट पर्सन। वाओ, जो भैया दिखेगा बच्चों की तरह, है ना, उसको भैया क्या होगा, सुपरविजन के लिए बेल पर छोड़ दिया जाएगा, प्रोवाइडेड डेट बेल नॉट ग्रांटेड इफ इट में एक्सपोज चाइल्ड। ठीक है, अगर वो अपराधियों के साथ जा सकता है, दिक्कत होगी, या मॉरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर और डिफीट जस्टिस, बोर्ड रिकॉर्ड करके बेल का मना भी बोल सकता है। तो पहले में बेल को देने की बात बोल रहे हैं, बेल देना है, और दूसरे में बोल रहे कि देख लो मत देना। क्या बोल रहा हूं, देख लो मत देना। When any person apparently a child alleged to have committed a bailable और नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई भी अपराध उसने किया हो, जब उसको गिरफ्तार किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है बोर्ड के सामने, उस व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा बेल पर। सच पर्सन शाल मतलब मैंडेटरी है, सच पर्सन शाल बी रिलीज अपॉन बेल मतलब यहां पर बेल देना कोई भी अपराध हो जरूरी है, विद और विदाउट श्योरिटी, और प्लेस अंडर सुपरविजन ऑफ अ प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। अब आपको उसको जमानत देना है। जमानत देने का यहाँ पर दो मतलब होता है। एक, जमानत देने का मतलब होता है कि उसको अपने माँ बाप के पास भेज दिया जाए, या उसकी बजाय आप क्या करना, उसकी बजाय उसको आप किसी प्रोबेशन ऑफिसर या फिट पर्सन के चार्ज में छोड़ देना। शाल नॉट बी रिलीज मतलब उसको रिलीज नहीं करने का कारण क्या होगा भैया, कि वो क्रिमिनल लोगों के साथ आ जाएगा, मॉरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर है, एंड जस्टिस डिफीट हो जाएगा आपका। इन कारणों से आपको उसको बेल को डिनाई करना है, रीजंस भी आपको रिकॉर्ड करना है। आप एक बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझना, जब आप किसी व्यक्ति को यहाँ पर बेल की बात बोलिए, जब हम बड़े लोगों का अपराध पढ़ते हैं, जब हम सामान्य बड़े अपराधियों के बारे में, उनके जमानत के प्रिंसिपल के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऑफेंस की ग्रेविटी, ये वो, उस अपराध के अपराधी, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको उस बच्चे की सुरक्षा के हिसाब से तय करना है कि उसको बेल देना है या नहीं देना है। हाँ, मतलब आपको इस बात से तय नहीं करना है कि मर्डर का अपराधी इसको बेल मत देना, नहीं, बेल तो आपको सब में देना है। आपको बेल क्यों नहीं देना है, इसका कारण एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, इंटरनल फैक्टर नहीं होंगे। मतलब बच्चे का अपराध दिखना, बच्चे का बड़ा दिखना, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब के मायने नहीं है उसने कौन सा अपराध करा है, किस तरीके से करा है, कोई मायने नहीं है। उसको जमानत देना है या नहीं देना है, इस बात पे तय करेगा कि उसके बाहर छोड़े जाने के बाद उसका भला होगा या उसका बुरा होगा। अगर उसका भला होगा तो उसको आप छोड़ दीजिए, बट अगर आपको डाउट है, शंका है, तो रीजन को रिकॉर्ड कर बोर्ड उसको बेल देने से डिनाई कर सकता है। देखो मतलब कितनी अच्छी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा तो बेल दे दो,
बेल दे दो, लेकिन क्या वो बेल भी उसके फायदे की है तो उसको बेल मिलेगी, वरना उसको बेल भी नहीं मिल रही। मतलब उसका जहां भी भला होगा उसे वहां रखा जाएगा। अगर बेल पर भला है तो बेल दिया जाएगा, और अगर बेल पर भला नहीं है तो बेल को नहीं दिया जाएगा। बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्राउंड्स ऑफ बेल। आपको बेल के ग्राउंड में इस बात को ध्यान रखना है कि इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व है ही नहीं, सारे फैक्टर एक्सटर्नल है कि बाहर जाकर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, और उससे पूरी चीज यहां पर तय हो रही है। तो आपको एग्जाम में याद रहेगा कि फैक्टर क्या है जो डिपेंड यहां पर भैया करते हैं उसको वगैरह वगैरह बेल देने के लिए। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, हाँ। अब बेल देने का मतलब मैंने बताया ना, रिलीज ऑन बेल विथ और विदाउट श्योरिटी, या तो उसको छोड़ देंगे, और प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर और अंडर द केयर ऑफ एनी फिट पर्सन। मतलब या तो आपको बेल देंगे या आपको बेल नहीं देंगे, या आपको सुपरविजन के लिए प्रोबेशन ऑफिसर या ठीक ठाक व्यक्ति के पास छोड़ दिया जाएगा। मतलब बाकी दुनिया में 3 ऑप्शन होते हैं, या तो किसी बड़े अपराधी को जेल मिलेगी या बेल मिलेगी। यहां पर 3 चीजें, यहां पर या तो भी आपको जेल मिलेगी, या तो आपको बेल मिलेगी, या आपको मिलेगा प्लेसमेंट किसी प्रोबेशन ऑफिसर के साथ जिसके सुपरविजन में आप रहोगे। तो इसका मतलब यहां पर कितनी बातें, 3 बातें हैं। या तो बच्चे को जेल मिलेगी, या बच्चे को बेल मिलेगी, या भैया बच्चे को किसी ठीक ठाक व्यक्ति या प्रोबेशन ऑफिसर या किसी ठीक ठाक व्यक्ति की निगरानी में रखा जाएगा। प्रोबेशन ऑफिसर लगातार नजर रखता है, कंट्रोल रहता है कि इस बच्चे की देखरेख वहां पर ठीक ठाक हो जाए, वो दूसरा अपराध भी ना करे, और उसके ऊपर भी कोई अपराध ना हो। दोनों ही सवाल वहां पर बने रहते हैं। 12 का क्लॉज 1 मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, 12 की क्लॉज 2 की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पर इफ नॉट रिलीज्ड बाय पुलिस केप्ट इन ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी अंटिल द, ठीक है, पुलिस के द्वारा अगर गिरफ्तार किया गया और बेल पे रिलीज नहीं किया गया, वैसी परिस्थिति में उसको कहां पर रखना है। व्हेन सच पर्सन पकड़ा गया नॉट रिलीज ऑन बेल बाय द पुलिस ऑफिसर, सच पर्सन शैल कॉज द पर्सन टू बी केप्ट इन ओनली इन ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसका मतलब मान लो पुलिस ने किसी बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस भी उसको जमानत वहां पर दे सकती है, लेकिन अगर पुलिस ने जमानत देने के विचार से मना किया कि नहीं नहीं हमको तो जमानत नहीं देना है, इस बच्चे को हम चाहते हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए इसको हमारे पास रखा जाए, तो तुम तुम्हारे पास मत रखना। ये कानून कहना चाहता है धारा 12(2) क्या बोलती है भैया, वो बोलती है कि आप उसको कहां भेजना भैया, ऑब्जर्वेशन होम, आप उसको भेजना किसी बढ़िया जगह, ऑब्जर्वेशन होम प्लेस ऑफ सेफ्टी है ना, यहां पर आप उसको भैया बेसिकली भेजेंगे। मतलब उसको थाने में नहीं रखा जाएगा, उसको जो थाने के अंदर जेल होती है वहां नहीं रखा जाएगा, हथकड़ी बांधकर उन अपराधियों के साथ नहीं रखा जाएगा, ठीक ठाक जगह उनको आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। When such person is not released by the board, इट शाल मेक एन ऑर्डर, आपको मिलिट्री ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी पर ही भेजना है। ठीक है, चाहे पुलिस वाले बेल न दे तो भी आपको वहीं भेजना है, और बोर्ड भी अगर आपको बेल देने से इनकार कर दे तो भी आपको वहीं भेजना है, ठीक ठाक जगह आपको भैया भेजना है। यानी लॉकअप और जेल का साफ साफ मना यहां पर बोल रखा है कि आपको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी, आगे के सेक्शंस में इनको डिफाइन बकायदा किया गया है, इन स्थानों पर आपको भेजना है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक शब्द में सुधार गृह जैसी व्यवस्था है, सुधार गृह जैसी वो प्लेसेस है जहां पर आप उन्हें भेज दोगे तो कम से कम बिगड़ेंगे तो नहीं, सुधरने का आई डोंट टेक गारंटी, बट हाँ कम से कम वो बिगड़ेंगे नहीं। वो मालूम पड़ा इन्हें चोरी करी और जेल में चले गया, उसको जेल में मिल गया ट्रिपल मर्डर, भैया आपने मर्डर, भैया मर्डर कैसे करा भैया, कहानी बताओ ना भैया। अब ये नालायक कहानी सुन रहा है, इसको अकबर बिरबल की कहानी सुनना चाहिए, इसको वो पंचतंत्र की जानवर की कहानी, ये ट्रिपल मर्डर सुनने आ गया, ये तो दिक्कत है। तो 18 साल के बच्चे को अगर आपने उधर भेज दिया जेलों में तो क्रिमिनल जस्टिस वो देख के ही बाहर होगा, है ना। अपन तो वेब सीरीज पे देखते हैं, तो इसीलिए वो पंचतंत्र में रहे, ऑब्जर्वेशन होम में रहे तो वहां ज्यादा बेहतर होगा, वहां उसके लेवल के अपराधी मिलेंगे। तूने रबर चोरी करा, मैंने शार्पनर करा था अपन भाई है ना, तो फिर भी ठीक ठाक माहौल वहां पर मेरे हिसाब से बना रहेगा। वहां पर भी वो व्यवस्थाएं कर सकते, बड़ा अपराधी छोटा अपराधी है ना ऊपर नीचे कर सकते, छोटे बच्चों को वो अलग वहां पर रख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में बच्चे और बिगड़ जाते हैं। अच्छा ये देखो, ये आपका निजी है और ये कानून की किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, और इंटरव्यू में अगर आपने बोल दिया तो भैया फिर मेरा ये कहना है कि है ना वो बिगड़ जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप मुझे जो बोल दो पर्सनली है ना भाईचारे में चलता है, लेकिन आप कोशिश करना कि आपके जहन से और आपकी जुबान से ऐसा कोई शब्द ना निकले, ना ऐसा कोई मन बनाना है ना कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप सच बोल जा रहे हैं, सर कोई काम के अंदर कुछ काम करने जरा फटाओ, किसी काम का नहीं आपका एक्ट है ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी एकदम अच्छे बच्चे आप चुपचाप बैठकर सुन रहे है ना। मुझे लगता है कुछ लोगों को तो नींद भी आ गई होगी। इफ चाइल्ड कैन नॉट मीट बेल कंडीशन विद इन 7 days प्रोड्यूस्ड बिफोर बोर्ड फॉर मॉडिफिकेशन,
अगर कोई बेल कंडीशन उस बच्चे के ऊपर आपने थमा दी है, 7 दिन के भीतर भीतर वो उन बेल कंडीशन को जमानतदार को नहीं ला पाया, जो भी आपने कंडीशन उस बच्चे के ऊपर इम्पोज कर दी वो बेचारा फुलफिल नहीं कर पाया, तो आपको 7 दिन के समय में उसके बाद वापस आपको बोर्ड के पास भेजना और बोर्ड भी उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है। अब आपकी बेल की कंडीशन थी कि एक आदमी लाओ, 50,000 की बेल है आपकी, मालूम पड़ा वो आदमी है, आदमी आया तो जमीन नहीं है, कागज नहीं है, पैसा नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में फिर आप क्या करोगे भैया? फिर एक ऑप्शन ये रहता है कि यार 7 दिन बाद वापस आ जाओ, देख लेते, समझ लेते, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेल में रखने में कोई बहुत ज़्यादा अपने को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल सच बोलना हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है सच बोलना, इस देश में हानिकारक है ना। आप इस देश के बारे में ज़्यादा सच नहीं बोल सकते हो। चलो ठीक है। आप सेक्शन 10, 11, 12 पढ़ने पड़े। छोटा सा मैं पानी का ब्रेक लूंगा, मेरी बॉटल थोड़ी सी खत्म हो गई है। विद इन 30 सेकंड आई विल बी हियर बैक। तब तक आप इंश्योर करें कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कोई डाउट वाउट हो तो आप डाउट रख देंगे आपके कमेंट के सामने। मेरे सामने स्क्रीन है, मैं देखता रहता हूँ हलचल। इसमें आप लोग मुझे दिखते हो कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो। जिन लोगों के कमेंट लगातार आते हैं मैं मानता हूँ कि वो जाग रहे हैं, है ना। ये किस दिन मिल जाएंगे सड़क पे तो पहचान लूँगा, है ना। हम चाय वाय पी लेंगे। बट जो बच्चों से एकदम बात ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते, बोलते ही नहीं, बताते ही नहीं, वो कहते रह देंगे कि सर मैं आपके स्टूडेंट है सर। मैं कैसे मानूंगा जब तक मुझे आपका नाम यहाँ पर टिकटॉक में दिखेगा नहीं, है ना। टिकटॉक मतलब ये टिक टिक घड़ी की तरह जो कमेंट बॉक्स आपका चलता है। खैर, पानी का 2 मिनट का ब्रेक। मैं 2 मिनट तो नहीं आया बस। चलो, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर आपका टीचर है। चलिए, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कमेंट आ गया। बिल्कुल सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, हाँ सर, ना सर। 42 बच्चे, 42 बच्चे हमारे सामने भी, क्या बात है ना। ठीक है, चलिए, हाँ चलो, धारा 13 में आ जाते। इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर, सूचना देने की बात है ना। वेयर अ चाइल्ड एलिज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर उसको पकड़ लिया गया है तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है या जो पुलिस यूनिट है ना, वो भैया इन्फॉर्म करेंगे उसके पेरेंट्स को, गार्जियन को, है ना। और बोलेंगे कि भैया बोर्ड के सामने आप उस दिन उपस्थित हो जाना, हम कल आपके बच्चे को बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप भी सेम डे वहाँ पर पहुँच जाना। प्रोबेशन ऑफिसर अगर कोई है तो, अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को कहा जाएगा भैया कि आप प्रिपरेशन करो और सबमिट करो 2 सप्ताह के भीतर भीतर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की यहाँ पर बात बोली जा रही है, जिसके अंदर उसके एंटेसिडेंट, उसके पुराने अपराध, उसका फैमिली बैकग्राउंड और बाकी सर्कमस्टेंसेस जो अफेक्ट करेंगे बोर्ड के निर्णय को, वो आपको भी एक रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट करना है। व्हेन चाइल्ड इज रिलीज्ड ऑन बेल, प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड ऑफिसर शैल बी इन्फॉर्म्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, 2 बातें यहाँ पर है, दो डिफरेंट लोगों को यहाँ पर सूचना देना है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके माता पिता को देना है सूचना कि आपके बच्चे को गिरफ्तारी हो गई है, कल बोर्ड के सामने आप आ जाना। दूसरी सूचना यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर को देना है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अदर वेलफेयर ऑफिसर को आपको देना है। वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि उस बच्चे की मासूमियत है, तो हम चाहते हैं कि 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक रिपोर्ट बने और उस रिपोर्ट के अंदर क्या हो भैया, उस रिपोर्ट के अंदर उसके एंटेसिडेंट, उसके पुराने अपराध हो, उस रिपोर्ट के अंदर उसका फैमिली का बैकग्राउंड हो, मालूम पड़ा पिता भी अपराधी है, भाई भी अपराधी है ना, परिवार में काफ़ी अपराधी है, या किस मोहल्ले में, किस एरिया में, किस बिरादरी में वो रहता है, वगैरह वगैरह पता चलेगा तो कोर्ट एक ठीक ठाक निर्णय ले पाएगी। अगर मान लो वो ठीक ठाक घर से है तो उसको बेल वेल दे के वापस अपने घर छोड़ दिया जाएगा। बट मान लो अगर वो ऐसी किसी झुग्गी झोपड़ी से आता है जहाँ भेजना फिलहाल के लिए हानिकारक है, तो वहाँ पर उसको बेल की बजाय उसको किसी प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर इंचार्ज में भी उसको भेज सकते हैं, ताकि उसका भविष्य ठीक ठाक रहे। तो एक रिपोर्ट को यहाँ पर भैया मंगाया जा रहा है। यहाँ पर 13 में 2 बातें भैया, 13 में तेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और 13 में तेरी सोशल रिपोर्ट को बनाया जाएगा। 13 में क्या है भैया, 13 में तेरी सोशल रिपोर्ट, 13 में क्या है, 13 में तेरे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया
जाएगा। 12 में आपको भैया बाहर करने की बात है, बेल की बात है, यानी आपको बाहर करने की बात है। 11 में माता पिता की तरह आपका रोल है। 11 में 2 1-1 है, दोनों 1-1 में एक माँ को देखो एक बाप को देखो, है ना, दोनों की मुंडी बना दो, ये 1-1 लिखा और ये तो 11 में क्या है, 11 में माँ बाप की तरह आपको ध्यान रखना है। 12 में आपको बाहर भेजने यानी बेल देने की वो बात कर रहा है। 13 में वो तेरी रिपोर्ट और तेरे माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाएगा। और भैया धारा 10 के अंदर क्या है, वो एप्रीहेंशन की बात है ना, एप्रीहेंशन टेंशन, है ना। तो 10 में क्या है, 10 में टेंशन है, किसका टेंशन है, एप्रीहेंशन का, एप्रीहेंशन यानी गिरफ्तारी। तो 10 में टेंशन का एप्रीहेंशन का, एप्रीहेंशन टेंशन आप एक कवि के भावनाओं से समझोगे तो आपको याद होगा। 11 में आपको बनना पड़ेगा आर्टिस्ट। 11 में आपको 2 माँ बाप दिखना चाहिए, माँ बाप की तरह आपको भी उसको रखना है। 12 में उसको बाहर करने की बात हो रही है, यानी उसके बेल के प्रावधानों की बात करिए। और 13 में तेरी सोशल रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तेरे माँ बाप को बताएंगे कि तुझे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से आप धाराओं को भी याद कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है धारा 14 में। सेक्शन 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि फॉर्मेलिटीज आपको करना है भैया सेक्शन 14 के तहत। तो किस तरीके से वो सारी चीजें चलने वाली है, महत्वपूर्ण सेक्शन है, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन 14 यहाँ पर है। आप सभी का धारा 14 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। देखो ट्रायल एक गंभीर शब्द है, ट्रायल एक खतरनाक शब्द है। मीडिया ट्रायल भी होता है, वो तो एकदम खतरनाक 12 ही बजाते वो आदमी को खत्म ही कर देते वो एकदम। लेकिन ट्रायल एक खतरनाक शब्द है। तो बच्चे के मामले में हम ये नहीं बोल रहे कि उसकी ट्रायल, बच्चे के मामले में ऐसा होगा सब ट्रायल जैसा ही, एविडेंस भी लेंगे, देखेंगे भी क्या है, बस ऊपर ऊपर से पूरी है ना, पूरा आगे गुलाब लगा दिया आपने और पीछे तो वही है। आपने आगे इंक्वायरी बोला लेकिन उसके अंदर काम ट्रायल वाला ही होना है। ट्रायल का मतलब होता है एविडेंस लेना, यहाँ भी आप लोगे। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा सॉफ्ट इस एक्ट को बनाया जाए, जहाँ ईंट रखी हो BNHS में, यहाँ पर गद्दा रखा हुआ है, यहाँ पर स्पंज रखा हुआ है ताकि उस बच्चे को चोट ना आए। तो आप ऐसा समझ लेना कि अपराधियों को ईंट के कटघरे में रखा जाता है, मतलब जेल में, और इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को स्पंज के कटघरे में रखा जाता है। बंदिश तो रहेंगे, बंधन तो रहेगा, बट टकराएंगे तो उन्हें चोट नहीं आएगी, जहाँ भी जाएंगे उनको राहत ही महसूस होगी। ठीक है, इस तरीके से मतलब 14 पे आ जाइए भैया। बोर्ड टू होल्ड इंक्वायरी एज पर एक्ट एंड पास ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 17 और सेक्शन 18। अरे भैया ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर पहले ऊपर आ जाओ, फिर अरे ठीक है। हाँ, इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। रूल नंबर 1, इंक्वायरी आपको करना है एंड एज पर एक्ट इंक्वायरी कैसे करना है, और ऑर्डर पास हो गया तो सेक्शन 17 में या सेक्शन 18 के तहत। तो जो भी इंक्वायरी इस एक्ट के अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाएगी और अंततः आदेश 17 या 18 के तरीके से किया जाएगा। ठीक है ना। हाँ, नाम अलग है, सोच रही है। अच्छा, ये जो भी कमेंट है ना, ये लास्ट में आई विल रिप्लाई, है ना। चलो, इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 मंथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 4 महीने में आपको इंक्वायरी करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ, एंड 2 महीने भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद, मतलब बहुत लंबा आपको नहीं करना है। प्रिलिमिनरी असिस्टेंट फॉर हीनियस ऑफेंसेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स। अगर मामला हीनियस है तो वहां पर होता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। कब? जब मामला हीनियस होगा, और उसको भी 3 महीने में आपको कंप्लीट करना है। आगे के सेक्शन में आप समझ जाओगे कि इसको क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको तय करना है कि इस बच्चे को चिल्ड्रन कोर्ट भेज दे क्या अपन, मतलब इसकी रेगुलर ट्रायल करवा दे क्या उधर चिल्ड्रन कोर्ट में भेज के, या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रखकर इसको इस एक्ट का पूरा लाभ दिया जाए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का पूरा लाभ दिया जाए, और भैया उसको 3 साल के सजा के कैप में उसको रखा जाए। ये एक सवाल है। तो यहाँ पर भैया उसका जवाब आपको देखने को मिलेगा अभी आगे। इफ इंक्वायरीज फॉर पेटी ऑफेंसेस रिमेन्स इनकंक्लूसिव आफ्टर एक्सटेंशन प्रोसीडिंग टर्म में, अगर छोटे मोटे अपराध है और आपकी इंक्वायरी सीमित समय में नहीं होती है तो उनको खत्म मान लिया जाएगा। छोटे अपराधों की जांच असफल रहने पर प्रक्रिया को समाप्त ही आपके द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है। स्टेप्स फॉर फेयरनेस, 5वें में स्टेप दे रखे फेयरनेस के।
लेकिन इसका एक प्रोवाइजो छूट चुका है, लिख लो यहाँ पे, इसका एक प्रोवाइजो यहाँ पर डाला नहीं है टीम ने। प्रोवाइडेड फॉर हीनियस serious or heinous offences, in case the board require further extension of completion of inquiry, the same shall be granted by CJM और CMM। अब तो रहे नहीं वो, ठीक है। तो एक्सटेंशन सीरियस और हीनियस क्राइम में एक्सटेंशन भैया CJM साहब की परमिशन से ले लिया जाएगा। अगर एक्सटेंडेड समय में भी काम ना हो तो पेटी ऑफेंस में तो भैया आपको टर्मिनेट ही करना है पूरी कार्रवाई को। और अगर मामला गंभीर है, मामला सीरियस है, मामला ज़रूरी है, तो आप भैया CJM से परमिशन लेंगे। CMM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट भी NSS के आने के बाद समाप्त हो चुका है। तो जहाँ पर भी वो लिखा हुआ है उसकी कोई विशेष वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो इंक्वायरी की जाएगी, अरे गिर जाता है, इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी धारा 17, धारा 18 के तहत इस एक्ट के प्रावधान के तहत की जाएगी। आदेश अंततः 17 या 18 के तहत पास किया जाएगा। 4 महीने में कोशिश करना है कि आप उस पूरी इंक्वायरी को कर लो। 2 महीने का आपको एक्सटेंशन वहां पर दिया जाएगा। और अगर असेसमेंट करना है तो असेसमेंट की जो समय सीमा है धारा 15 के तहत असेसमेंट किया जाएगा, जिसकी समय सीमा 3 महीने की वहां पर बता रखी है। और छोटे मामलों में अगर समय सीमा एक्सटेंडेड टाइम में भी अगर पेटी ऑफेंसेस में आपकी इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती है, इंक्वायरी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और बड़े मामलों में CJM साहब की परमिशन के साथ सीरियस या हीनियस ऑफेंसेस में भैया बोर्ड फर्दर एक्सटेंशन ले सकता है इंक्वायरी को पूरा करने के लिए। 4 पॉइंट, चारों एकदम जादूगर पॉइंट, चारों महत्वपूर्ण पॉइंट, चारों से भी सवाल बनने की संभावना है प्री के अंदर, है ना, ठीक है। द बोर्ड चिल्ड्रन कोर्ट कोई नहीं, वो नॉर्मल कोर्ट ही होती है, वो सेशन जज के ही पास चिल्ड्रन कोर्ट के पावर होते हैं, है ना। उस एक्ट के तहत जो भी लाभ देना होता है, जो थोड़ा बहुत चेंज होगा प्रक्रिया में, उसका लाभ उसको मिलेगा, है ना, बस। द बोर्ड शाल टेक द फॉलोइंग स्टेप टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, ठीक है। तो भैया कुछ यहाँ पर सामान्य सिद्धांत, सामान्य बातें यहाँ पर बोल रखी है ना, कि कौन कौन सी स्टेप आपको लेना है। आपको इंश्योर करना है स्टेप्स फॉर फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी। चाइल्ड नॉट इल ट्रीटेड के साथ बर्ताव न किया जाए, पुलिस के द्वारा, लॉयर के द्वारा, किसी के भी द्वारा भैया उसके साथ दुर्व्यवहार तो भैया किसी हाल में नहीं किया जाएगा। प्रोसीडिंग आपकी सिंपल और चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। चाइल्ड को मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष वहाँ पर रखे। पेटी ऑफेंसेस में आपको भैया समरी करना है प्रोसीडिंग। सीरियस ऑफेंस में आपको समन केसेस की तरह करना है। और हीनियस क्राइम के अंदर चाइल्ड बिलो 16 बोर्ड अपनी प्रक्रिया फॉलो कर सकता है अंडर E जो दे रखा है, ठीक है। और चाइल्ड 16 और अबाउ डील्ड एज पर सेक्शन 15। तो 16 के ऊपर जो बच्चे, उनके लिए 15 में नियम दे रखे हैं और 1 से 16 तक के लिए नियम यहाँ पर भैया दे रखे। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। E मतलब समन केस की तरह वो बात कर रहा है बेसिकली। मैं ये बोल रहा हूँ कि पेटी ऑफेंसेस में समरी, सीरियस ऑफेंसेस में समन, हेनियस में 16 से कम में वापस समन, और चाइल्ड 16 उसके अभाव धारा 15 के तहत उसको डील वहां पर किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। हाँ चलिए, कोई डाउट अगर आ गया है तो मैं देख लेता हूँ। सर हैंड रिटन नोट्स शॉर्ट में कैसे बनाए जिससे चीज़ें आसानी। देखो जो महत्वपूर्ण दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है ये पेटी ऑफेंसेस, तो आप अगर इतना कर लोगे ना और लिख दोगे आप समरी ट्रायल, तो आपका काम होगा, इसको बोलते हैं नोट्स बनाना। ये पेटी आपको दिख रहा है और पेटी आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों का उपयोग करना है और सारी बातें आपको लगभग वहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे आ जाइए भैया। प्रीलिमिनरी असेसमेंट इनटू ऑफेंसेस बाय इनटू हीनियस ऑफेंसेस। हीनियस मतलब गंभीर अपराध, किसी बच्चे ने रेप कर दिया तो वो अपने आप में काफ़ी हीनियस है, केवल हीनियस नहीं है, काफ़ी हीनियस है। मर्डर कर दिया, ब्रूटल मर्डर कर दिया, डबल मर्डर कर दिया, तो ऐसे बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाएगा वो यहाँ पर भैया देखने वाली बात होगी। फॉर हीनियस ऑफेंसेस बाय चाइल्ड 16 और अबाउ, बोर्ड करेगा भैया असेस उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल कैपेसिटी, वो कितना समझ सकता है तमाम परिस्थितियों को। तो हीनियस ऑफेंसेस, अच्छा केवल 16 से ऊपर की बात कर रहा है, 16 से 18 वालों का चेक किया जाएगा कि क्या इनको 18 प्लस के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। हम ऐसा एब्सोल्यूट लॉ नहीं बना सकते कि 18 साल से कम के बच्चे की सजा अधिकतम 3 साल होगी, वरना 16 के बाद बच्चा अपराध कर देगा, वरना 17 का बच्चा मर्डर कर देगा कि 3 साल ले आऊंगा अंदर। तो 16 से 18 के बीच
क्या व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना खराब है, बच्चा कितना मासूम रहा और कितना मैच्योर हो गया, इन बातों का पता लगाने का काम यहाँ पर बोर्ड का है, जिसको हम यहाँ पर असेसमेंट का नाम बोल रहे हैं। फॉर हीनियस ऑफेंसेस बाय चाइल्ड, जो भी भैया गंभीर अपराध होते हैं भैया, तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, क्षमता, परिणाम, समझ और परिस्थितियों का वहां पर भैया मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड में सीक असिस्टेंस फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, फिजियो सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट्स, ठीक है। एक्सप्रेशन असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल, ओनली कैपेसिटी असेसमेंट, है ना, क्लियर कर रखा है भैया कि इनकी आप मदद ले सकते हो। और ये जो असेसमेंट है ये किसी प्रकार का ट्रायल नहीं, असेसमेंट इज नॉट इक्वल टू ट्रायल। असेसमेंट केवल क्या है भैया, उसकी कैपेसिटी चेक करना है कि इस बच्चे का मन, मस्तिष्क, इसका दिमाग क्या बड़ों के जैसा था, वो यहाँ पर भैया चेक किया जाएगा। उसको यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि उसकी स्थिति यहाँ पर क्या थी, क्या उसका उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिस तरीके का ट्रीटमेंट बड़े लोगों के साथ किया जा सकता है। दिस इज द पॉइंट आपको भैया बताना जरूरी है। इफ बोर्ड सेटिस्फाइज द मैटर डिस्पोज्ड एज ट्रायल इन समन केस अंडर दिस, ठीक है। अगर बोर्ड हो जाता है भैया सेटिस्फाई कि बोर्ड के द्वारा मामला किया जाना चाहिए, तो इस तरीके से बोर्ड मामले को भैया करेगा, जिसकी अपील बकायदा वहां पर की जा सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर डेट असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। तो धारा 14 के अंदर जो समय सीमा है, कितनी समय सीमा, व्हाट इज द टाइम, 3 महीने की समय सीमा है। इस प्रिलिमिनरी असेसमेंट को कंप्लीट करने की जो समय सीमा है वो कितनी है भैया, वो 3 महीने की समय सीमा यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर बता रखी है। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है, एक ऐसा असेसमेंट जो केवल 16 से 18 साल के बच्चों के मामले में होगा। एक ऐसा असेसमेंट जो हीनियस क्राइम के मामले में होगा कि हीनियस क्राइम उस बच्चे ने किया है तो उसकी परिस्थिति क्या है। एक रिपोर्ट बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाएगा, कैपेसिटी असेसमेंट के तहत इसको लिया जाएगा, ट्रायल इसको नहीं माना जाएगा और इसका जो फाइनल फैसला है वो आपको आगे अगली धारा में मिलेगा। चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में अभी हम समय सीमा देख लेते हैं। समय सीमा हमारी हो चुकी है, चलो आपको समझ आया क्या। सर 5 और 6 की क्लास शो नहीं हो रही, 5 और 6 मतलब हो जाएगी आकाशी, मैं आपको बता दूंगा। आप जब भी एप्लीकेशन खोलें, एप्लीकेशन में कंटेंट के वहां पर जाओगे और कंटेंट के वहां पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के फोल्डर में जाना। कभी भी लाइव क्लास से मत पढ़ना, सारी क्लासेस कंटेंट में प्रॉपरली हमने जमा रखी है। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने सारे कंटेंट को जमा रखा है। आप उस जमे हुए कंटेंट पर जाओगे तो आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स प्रॉपरली नजर आएंगे। जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना हो, 32 के 32 सब्जेक्ट का फोल्डर हमने बना रखा है, अल्फाबेटिकल जमा रखा है, तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूं करोगे तो आपको जे पे जुवेनाइल जस्टिस दिख जाएगा, उसके अंदर क्लासेस दिख जाएगी। आज तीसरी क्लास है, 2 क्लास अपलोड हो चुकी है और हम क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं। जब आप देखोगे ना, लाइव क्लास की क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर आती है, लेकिन जो क्लासेस हम बाद में अपलोड करते हैं उसकी क्वालिटी काफी एनहेंस रहती है, आपको पढ़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है। चलिए चलो डाउट में लेता हूं, 12/4 फिर से बताना। अगर बच्चा फुलफिल कंडीशन नहीं कर पा रहा है, देखो आपने कंडीशन दी कि जमानतदार लाओ, वो बच्चा जमानतदार नहीं ला पाया, तो क्या उसको जिंदगी भर अंदर रखोगे। बेल का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जमानत दे, उसके पास जमानतदार नहीं है, जमानतदार आया पर आपने बोला कि बेल आपको 20,000 रुपए की दी जाती है, तो 20,000 की बेल का मतलब है कि आपको 20,000 रुपए जमा करना पड़ेंगे, या उतने का डिमांड ड्राफ्ट आपको जमा करना पड़ेगा, या आपको भैया उसका कोई जमीन जायदाद के कोई पावती आपको जमा करना पड़ेगी। नहीं है तो क्या करोगे, 7 दिन से बच्चा जेल के अंदर है, जमानतदार नहीं आया, या वो आया तो अपने साथ वो जमानत का वो कागजात नहीं ला पाया, तो अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो 7 दिनों बाद उसको वापस रिवाइज किया जाएगा कि इस, क्योंकि देखो अगर नियम तो यही ना कि आपको अगर हमने बेल दिए तो आप जब तक जमानतदार लाओगे नहीं, जब तक कागजात लाओगे नहीं, आपको हम छोड़ थोड़ी सकते हैं। बेल मिल भी जाए तो भी आपको जमानतदार तो चाहिए ना, अगर वो नहीं ला पाए तो उसकी वो बात यहां पर बोली गई है।
ये नोट्स वाली पीडीएफ भैया मेरा भाई ऋषि अपलोडेड है। मैं वही बोल रहा हूं कि आप एक बार एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करो। एक बार आप एप्लीकेशन पे ये 5,000 रुपए में जो आपने परचेज किया है आप देखो तो सही। यार खाने जाते हो रिसेप्शन में तो घूम घूम के देखते हो ना कि वो तो पानीपुरी उधर है, तरबूज का थैला उधर, चाइनीज दिख नहीं रहा, आइसक्रीम उधर है। तो ऐसा एक्सप्लोर कर लो खड़े होकर 2 मिनट कि इस पूरे सर के कोर्स में क्या क्या है, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट सर के पहले हो चुके हैं जो सर वापस दोबारा पढ़ाएंगे, बट फिर भी कौन कौन से हो चुके हैं। माइनर कभी आपका करने का मन करेगा तो आप कर लोगे। बीएनएस कहां पर है, बीएनएसएस कहां पर है, उसके एमसीक्यू कहां पर है, कितने सारे एमसीक्यू है, क्या सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी है, पूरा एक्सप्लोर करो। आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हमने सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब इसको मैं फीस की बजाय आपका इन्वेस्टमेंट मानता हूं। शिक्षा में आपने इन्वेस्ट किया है। 10 महीने बाद में आपको बेहतर वकील, बेहतर इंसान, एक अच्छा कानूनविद, एक अच्छा शिक्षाविद, एक अच्छा विद्यार्थी और पूरी संभावनाओं के साथ कि आप एडीपीओ के एग्जाम में झंडे गाड़ के आएंगे। लीगल होम का आप एग्जाम में अपना झंडा गाड़ के आने वाले हैं। इस ऊर्जा के साथ पढ़ना, रिवीजन के साथ पढ़ना। धारा 15 तक जुवेनाइल जस्टिस हो चुका है। कितना आपने कर लिया वो यहाँ पर भैया सवाल है जिसके मायने हैं। चलिए, यदि रिपोर्ट बालक के विरुद्ध आए फिर उसका अरे भैया लॉरेंस जी अभी अगले सेक्शन में अगली धाराओं में सब आएगा। लॉरेंस भाई अगली धारा में 19 की धारा में चिल्ड्रंस कोर्ट के बारे में दे रखा है, तो वो सारा अगली धाराओं में आएगा, है ना। मुझे मौका दीजिए, मैं पहले पढ़ाऊंगा, डाउट आप उसके बाद लेंगे, है ना। और वो डाउट मैं नहीं लूंगा जो डाउट भविष्य में लेने वाला हूँ, जो मैं कल की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार देवी और सज्जनों। हम लेते हैं विदा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की कक्षा से, और बीएनएस की कक्षा में हम कुछ ही क्षणों में जाने वाले हैं। बने रहिए लीगल होम के साथ।